हेलो फ्रेंड्स, मैं VS सिंह आप लोग के सामने आज कुछ महत्वपूर्ण एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के लिए मैथ तथा रीजनिंग के प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। जो आज का मेरा पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ कि सौरभ अपने पिता द्वारा प्राप्त धनराशि का 40% होटल पर खर्च करता है, 20% किताबों तथा स्टेशनरियों पर तथा शेष का 50% परिवहन पर खर्च कर देता है। उसके पास अभी भी 450 रुपये बचे हैं जो हॉस्टल के खर्च, किताबों या और परिवहन पर खर्च के बाद शेष राशि की आती है। तो उसके पिता से उसे टोटल कितना धन मिला था। हम इस क्वेश्चन को करने के लिए मान लेते हैं कि उस व्यक्ति को यानी कि सौरभ को टोटल कितना यूनिट धन मिला था। हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट उसको धन मिला हुआ था। उसका बोलता है कि 40% वो हॉस्टल पर खर्च कर देता है, यानी टोटल धन का अगर वो 40% हॉस्टल पर खर्च करता है तो 100 का 40% की बात करें तो सिर्फ 40 धन क्या करता है, हॉस्टल पर खर्च कर देता है तथा 20% किताब तथा स्टेशनरी पर खर्च करता है। वह व्यक्ति 20% किताब तथा स्टेशनरी पर खर्च करता है, यानी 100 का 20% की बात कितनी होगी, 20 हो जाएगा। यानी कि 100 यूनिट का कितना यूनिट खर्च हो चुका है, आपका 60 यूनिट खर्च हो चुका है। अब होता है कि शेष राशि का 50%, शेष राशि यानी कि अगर 60 यूनिट खर्च हो गया है तो कितना बचा, सिर्फ 40 यूनिट। उसका 50% परिवहन पर खर्च करता है, यानी कि ट्रेवलिंग पर वो कितना खर्च करता है, 40 का 50% यानी कि 20 यूनिट खर्च करता है। टोटल आपका 80 यूनिट खर्च हो गया था। अभी उसके पास कितना शेष राशि बचा हुआ है, 20 यूनिट। ये आगे बोलता है कि खर्च करने के बाद उसके पास 450 रुपये बचते हैं जो हॉस्टल के खर्च, किताब और परिवहन पर खर्च करने के बाद जो शेष राशि बचती है उसकी वो आधी है। यानी कि आपके हिसाब से टोटल शेष राशि कितनी बची हुई है, 20। और जो 450 है उस इस धन का क्या है, आधा बचा हुआ है। खर्च करके जो धनराशि बचती है उसका आधा कितना है, 450 है तो रियल वैल्यू कितना था, यानी कि इसका 2 गुना यानी कि 900। तब पूछता है कि सौरभ को उसके पिता से कितना धन मिला था। अगर 20 यूनिट का वैल्यू अगर 900 रुपये था तो सौरभ को अपने पिता से कितना यूनिट धन मिला था, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का परिवर्तन यानी कि 900 बटे में कितना, 20 गुने में कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व कर दिए 5, अब इसको मल्टीपल कर देंगे यानी कितना हो जाएगा, 4500 रुपये। क्वेश्चन का क्या था, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था कि ए बी द्वारा लिए गए समय के 4/9 समय में बी द्वारा किए गए कार्य का 2/5 कार्य कर पाता है। यदि वे मिलकर काम पूरा करने में 27 दिन का समय लेते हैं तो बताइए कि ए अकेला उस कार्य को कितने देर में कर सकता है, चाहे कितने दिन में कर सकता है। तो बोलता है कि ए बी द्वारा लिए गए समय में, यानी कि अगर ए यहाँ पर है, अगर बी यहाँ पर नहीं, अगर बोलता है कि ए द्वारा लिया गया जो समय है बी के लिए गए समय का सिर्फ कितना है, 4/9 है। अगर किसी काम को करने में अगर 9 ही टाइम लेना तो कितना लेता होगा, 4। लेकिन इस रेशो बोलता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य भी पता था कि बी द्वारा किए गए कार्य का सिर्फ 2/5 ही कर पाता है। अगर बी इस कार्य का 5 यूनिट करता है तो इतने समय कितना कर पाता है, 2 यूनिट कर पाता है। यानी कि एक तरह से आपको इस समय का अनुपात पता था, यहाँ पर हमको वर्क का भी अनुपात पता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, एफिशिएंसी का भी अनुपात बना सकते हैं। कैसे, अगर वर्क हम डिवाइड करें टाइम से, यानी कि 2/में हम कितना कर दें, 4, 2/में 4 लिख देते हैं। और यहाँ पर कितना, 5/में अगर 9 करें, अगर रियल इसका रेशियो लिखें तो कितना हो जाएगा, 18 यूनिट हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा, यानी कि 2:2 कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इनका एफिशिएंसी बना देते हैं, यानी कि इसका रियल रेशियो ही लिख लेते हैं। तो इसका मल्टीपल यहाँ कर देते हैं, इसका मल्टीपल यहाँ करते हैं। इसका मल्टीपल यहाँ करेंगे तो 9 दूना कितना, 18 यूनिट हो जाएगा, जबकि यहाँ हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें 2 कमन था तो बाहर कर दिए तो 9 अनुपात कितना आपका 10 का। इसका सीधा मतलब है कि ये अगर किसी यूनिट टाइम में अगर 9 यूनिट काम करता है तो उसी यूनिट टाइम में कितना काम करता है, 10 यूनिट टाइम करता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ सब टोटल वर्क बना लेते हैं। टोटल वर्क यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर इस तरह से हम लिख देते हैं इसको कि अगर ये दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में कर रहे हैं, अगर ये करता है 9, ये करता है कितना 10,
अगर टोटल वर्क की बात बोले तो एक यूनिट टाइम में कितना काम करते थे 19, इस तरह से में 27 दिन का वर्क लग जाता था। हम टोटल वर्क कितना कर सकते हैं। अब पूछता है कि एक टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि एक का टाइम पूछा था। तो टोटल वर्क हमको पहले से ही पता है। अब बट्टे में हम की एफिशिएंसी कितनी है 9 है, 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व कर दें तो कितना बार में 3, इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 57 दिन। आपका इस क्वेश्चन का क्या था सही आंसर। तो इस तरह से हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दिया होगा इस तरह से, एक त्रिभुज ABC में आपका एंगल BAC 56 डिग्री है, भुजाएं AB और AC क्रमशः D और E तक विस्तारित है। यदि BO और CO क्रमशः एंगल आपका DBC और एंगल BCE के कोण समविभाजक है, तो बताइए कि एंगल BOC का मान क्या होगा। एक त्रिभुज था ABC, तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC बना देते हैं। यहाँ पर इसको A दिखाते हैं, यहाँ पर इसको B और यहाँ पर इसको C दिखा देते हैं। आगे बोलता है कि भुजा AB और AC को विस्तारित कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया। AB को बढ़ा देता है D तक, यानी कि इसको D तक बढ़ाता है, जबकि AC को E तक बढ़ा देता है। आगे बोलता है कि एंगल DBC और आगे बोलता है कि BCE का कोण समविभाजक खींचा गया, यानी कि इसका कोण समविभाजक यहाँ खींच देते हैं और इसका कोण समविभाजक यहाँ से इस तरह से खींचते हैं। तो एक मान लेते हैं कि वो बिंदु पर क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे। ये पूछता है कि यहाँ के एंगल क्या होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ के एंगल थीटा होगा, लेकिन एक एंगल हमको दे रखा है कि BAC का वैल्यू कितना था 56 डिग्री। तो यहाँ का एंगल अगर बताना हो तो ऐसा हमको पहले से ही पता है कि एक बाह्य कोण का जो वैल्यू होता है कि BOC जो होगा उसका वैल्यू 90 माइनस तीसरे शीर्ष बने कोण के आधे के योग के बराबर होता है। यानी कितना होता है, यानी कि 56 बट्टे में कितना आपका 2, यानी कि 90 माइनस कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। यानी कितना डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर था, माइनस करेंगे तो 62 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या था सही आंसर। एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री से है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि cos आपका 33 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन 57 डिग्री प्लस थीटा, अब प्लस में आपका cos स्क्वायर 35 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 57 डिग्री बटे आपका साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर आपका कितना 57। इस क्वेश्चन का हमको ऑप्शन भी दिया हुआ, जो यहाँ हम लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1, 2 का आंसर दिया हुआ है -1, सी पर आंसर दिया है -√3 बट्टे 2 और डी पर दिया हुआ है कितना 1 बट्टे में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन सही है। जब इसको हम ध्यान से देखते हैं तो अगर हम इस तरह सोचें कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अगर हम थीटा को 57 करने का जैसे ही प्रयास करेंगे, तो अगर हम 90 में से अगर 57 हटाएंगे तो 33 रह जाएगा, तो 90 पर तक कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को क्या इस तरह से नीचे में कैंसिल करके इसका वैल्यू कितना बनेगा 1 बनेगा। अगर इस कंपोनेंट को ही चेंज करें 90 में, यानी कि इसको चेंज करने का प्रयास अगर करें, हम इसको साइन, अगर हम इसको चेंज करने का प्रयास करें तो यहाँ पर साइन आपका 90 माइनस 33, ये प्लस कितना हो जाएगा आपका थीटा माइनस कितना साइन 57 डिग्री प्लस कितना थीटा। ऑलरेडी यहाँ पर प्लस कितना 1 आ चुका है। इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो साइन
इसको सॉल्व करेंगे तो 57 प्लस कितना थीटा माइनस साइन 57 माइनस प्लस कितना थीटा इक्वल टू प्लस कितना 1। ये प्लस माइनस के चलते कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या था 1 था। जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ 1 पर दिया हुआ था, यानी क्वेश्चन का सही आंसर क्या था 1 था। इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस तरह से बोलता है, एक कथन तथा निष्कर्ष के क्वेश्चन है जो इस तरह से दिया हुआ है कि सभी क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ये बोलता है कि सभी एनर्जी करंट है, सभी एनर्जी जो है ना, सभी जो एनर्जी है वो क्या है, सभी के सभी एनर्जी वो करंट है, सभी के सभी एनर्जी क्या है करंट है। आगे बोलता है कि कुछ करंट मैग्नेट है, कुछ करंट मैग्नेट है, कुछ करंट मैग्नेट है, कुछ करंट मैग्नेट। ये डायग्राम अगर सही है तो यह भी डायग्राम सही है मैग्नेट का, मैग्नेट का। इसमें भी कुछ ही करंट मैग्नेट हो रहे हैं, इसमें भी कुछ ही करंट मैग्नेट हो रहे हैं। अब इसके निष्कर्ष पर आ जाते हैं। निष्कर्ष नंबर इस पर 1 दिया हुआ था, निष्कर्ष नंबर 1 सेकेंड और थर्ड। पहला निष्कर्ष इस तरह से दिया हुआ है कि कुछ करंट जो है ना एनर्जी है, कुछ करंट जो है ना एनर्जी है। देखिएगा यहाँ का जितने करंट है ना वो सभी के सभी एनर्जी में भी शामिल है। तो पहला निष्कर्ष करना क्या था, ये सत्य था। दूसरा का बोलता है कि कोई एनर्जी जो है ना, कोई एनर्जी मैग्नेट नहीं है, कोई भी एनर्जी मैग्नेट नहीं है। अगर ये डायग्राम लेंगे तो ये बात सत्य हो सकती है, लेकिन ये डायग्राम लेंगे तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो हमने इस मैग्नेट को हमने सत्य माना। अगला निष्कर्ष पढ़ते हैं तो कहता है कि कुछ एनर्जी मैग्नेट है, तो ये बात सत्य हो जाती है। लेकिन हम उल्टा अगर पढ़ें, अगर पहले पढ़ें कि कुछ एनर्जी मैग्नेट है और इस निष्कर्ष को गलत करने का प्रयास करें, हम इस मैग्नेट को न लेकर इसको ले लेते हैं, तो मेरा थर्ड वाला क्या हो जाता है, निष्कर्ष गलत हो जाता है। तो कोई एनर्जी मैग्नेट नहीं है, ये बात सही हो जाएगी, यानी कि ये बात कहने का मतलब है कि एक इसमें निश्चित रूप से सत्य था और 2 और 3 में या की स्थिति बने, यानी कि दोनों कभी सत्य नहीं हो सकते और दोनों कभी एक साथ गलत नहीं होंगे। अगर 2 गलत होगा तो 3 को सही होना पड़ेगा, अगर 3 गलत होगा तो 2 को सही होना पड़ेगा, यानी कि इसका में क्या था या की स्थिति, यानी कि इसका सही आंसर था निष्कर्ष नंबर 1 सही था, 2 और 3 में क्या था, ये बात या की स्थिति में थी। जो कि ऑप्शन नंबर कितना पर दिया हुआ है, 4 पर दिया है कि निष्कर्ष ये तो सत्य है और 2 और 3 में से कोई एक अनुसरण करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये ब्लड रिलेशन से संबंधित एक क्वेश्चन है जो सिंबॉलिक रिलेशनशिप इसको बोला जाता है। हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बोलता है कि A प्लस B का अर्थ है कि A B का पिता, ऐसा सिंबल समझाता है। बोलता है कि A प्लस B है ना, इसमें जो A है ये B का पिता है, यानी कि प्लस का जो सिंबल होगा उसमें लेफ्ट साइड वाले राइट साइड वाले का क्या बनेगा, ये पिता बनेगा, ऐसा ये बात बोला हुआ है। आगे बोलता है कि A माइनस B, इसमें समझाता है कि जो बाएं वाला जो होगा वो दाहिने वाले के क्या है, माता है, यानी कि यहाँ पर माता हो जाएगा। आगे बोलता है कि A स्टार B का मतलब समझाया हुआ है कि A क्या है, A भाई है, B का। आगे बोलता है A परसेंटेज B, ये परसेंटेज के सिंबल को बताता है कि A B की बहन है, ये बहन। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, तो बताइए इस तरह का दिया हुआ है अभिव्यक्ति P प्लस Q स्टार R माइनस S, तो बताना है कि S Q R से किस प्रकार संबंधित है, यानी Q जो है R से किस प्रकार संबंधित है, यानी Q को S क्या बुलाता है। तो सबसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले P और Q के बीच में प्लस है, प्लस का मतलब है कि P पिता था किसका, Q का। तो ये तो पता चल रहा है कि P Q का पिता, लेकिन ये Q इसका बेटा या बेटी ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन फिर आगे पढ़ते हैं तो बीच में स्टार है, स्टार का मतलब है कि R का भाई है, कौन है, आपका Q के भाई है। तो इस फादर के 2 संतान Q और R, इसमें से Q तो बेटा, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया। फिर माइनस है, माइनस का मतलब है कि इसकी माता है, और R माता बनी है तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति की क्या रही होगी,
बेटी, और इस बहन का एक भाई था क्यू, यानी कि इस महिला का एक संतान एस है, या तो ये बेटा होगी नहीं तो बेटी। तो बोलता है कि क्यू जो था ना, क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी क्यू को एस क्या बुलाता है, यानी इस बहन का ये संतान है, बेटा या बेटी, और इस महिला का ये भाई है, तो निश्चित रूप से यह भाई इसके लिए क्या बनेगा, मामा बनेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, मामा, जो ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ था। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पर ये क्या दिया हुआ है। यह भी सेलुलिज्म का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सेलुलिज्म का है। ये बोलता है कि सभी फूल पत्तियां हैं, सभी